मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नई यूनिट काइनेमेटिक्स या शुद्ध गतिकी शुरू करेंगे। इसमें 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें रिमूव की गई, हटा दी गई हैं। तो उसको दिए गए सिलेबस से मिला लेंगे और उतना ही पढ़ना है। तो इसमें जो आपको नोट्स भेजा जाएगा वो नए सिलेबस के अनुसार है, तो इसको कॉपी में नोट कर दे जाएंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले गणित के 2 टॉपिक हैं मैथ्स के, जिसको आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि ये बीच बीच में कहीं कहीं आएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया। तो इसको आप लोग समझेंगे। सबसे पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस या अवकल गणित। ये अवकल गणित क्या है? जैसे कोई समीकरण दिया रहता है x और y में, तो उसमें हम कहते हैं कि x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। यानी एक दोनों चर राशियां हैं जिसमें एक स्वतंत्र है और दूसरा उस पे डिपेंड करता है, यानी परतंत्र है। यानी x स्वतंत्र है और x का जो मान रखेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमको y का मान मिलेगा। तो इसको हम फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं। तो यदि y का मान राशि x पर निर्भर करता है तो y एक परिवर्ती राशि x का फलन या फंक्शन है। इसको हम लिखते हैं y = f(x). यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहा है उसको देखेंगे। तो अवकल गणित में dy/dx को फलन y का राशि x के सापेक्ष हम अवकल गुणांक या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। मतलब करना क्या है आपको कि y में दिया रहेगा समीकरण, आपको dy/dx निकालना है। x में दिया है तो dx/dt निकालना है। मतलब कि जिसके सापेक्ष निकालना होता है वह नीचे होता है। अब उदाहरण के लिए 1-2 दिया गया है, इसको आप नोट कर लेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा इसको आप अभ्यास करेंगे तो ये समझ में आने लगेगा। जैसे पहला है y = x⁻n, तो इसका dy/dx होगा nx⁻n-1। यानी जो पावर होगा वह पहले आ जाएगा और ऊपर पावर 1 से घट जाएगा। एक उदाहरण छोटा सा दिया है x⁵, तो dy/dx क्या हो जाएगा 5x⁵ -1 = 5x⁴। एक और उदाहरण छोटा सा है x⁻−2 है अगर y = तो dy/dx क्या होगा -2 to the power x⁻−2 - 1 यानी -2x⁻−3। इसको हम लिख सकते हैं -2/x³। कोई अगर नियतांक है यानी अचर राशि है तो उसका अगर हम dy/dx निकालते हैं तो कांस्टेंट होता है, तो इसका dy/dx 0 आएगा, 0 आएगा। यानी किसी भी अचर राशि का डिफरेंशियल कोफिशिएंट या अवकल गुणांक 0 होता है। यह हम लोग परसेंटेज एरर निकालते समय जब लॉग लेके डिफ्रेंशिएट किए थे तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि g का मान जहाँ था वो 0 हो गया था, क्योंकि g का मान अचर है, कांस्टेंट है। उसको फिर से आप देख सकते हैं वीडियो। यदि y = log x, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट ही दिए गए हैं। यदि y = log x है तो dy/dx हो जाएगा 1/x। y = sin x के लिए dy/dx sin x का cos x हो जाएगा, और y = cos x के लिए dy/dx हो जाएगा -sin x। tan x के लिए dy/dx हो जाएगा sec² x। फिर इसी का उल्टा कहेंगे या व्युत्क्रम कहेंगे, वह होता है समाकलन गणित, इंटीग्रल कैलकुलस। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे लिख दिए हैं इसको। समाकलन अवकलन का उत्क्रम प्रक्रम या रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर हम d/dx f(x) को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी अवकलित करते हैं तो हमको f'(x) मिलता है, और f'(x) को अगर हम समाकलन करते हैं तो हमको f(x) मिल जाता है। यह इसका रिवर्स प्रोसेस है। मतलब f(x) को डिफ्रेंशिएट करें तो f'(x) मिला, और f'(x) को इंटीग्रेट किए तो f(x) मिल गया। तो यहाँ पे ये जो dx लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे नीचे dx है तो यहाँ पे इसके साथ dx लिखते हैं। यह इंटीग्रैंड है, इसके एक तरह से ऑपरेटर है, बिना इसके हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी कुछ छोटे से कुछ जो इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं दिए गए हैं। जैसे केवल इंटीग्रल अगर dx का है तो ये x हो जाएगा, x⁻n dx है तो x⁻n
n+1 अपॉन n+1 यह तभी वैलिड है जब n का मान -1 ना हो, क्योंकि -1 होने पर x पावर 0 हो जाएगा ऊपर और नीचे 0, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। 1/x dx का मान log x होगा। इंटीग्रल साइन x, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि समाकलन के लिए प्रयुक्त चिन्ह है ये, साइन x का माइनस कॉस x होगा और कॉस x का साइन x हो जाएगा। सेक स्क्वायर x का टेन x हो जाएगा इंटीग्रल, जैसे वहाँ पे डिफरेंशियल था टेन x का सेक स्क्वायर x। एक उदाहरण छोटा सा दिया गया है कि x पावर 5 dx, तो x पावर 5+1 अपॉन 5+1 ये हो जाएगा 1/6 x पावर 6। ये सूत्र सेकंड से, तो इसको आप लोग देख लेंगे या आगे कहीं कहीं ये इसकी आवश्यकता पड़ेगी। निश्चित समाकलन क्या है? डेफिनिट इंटीग्रल। इसमें समाकलन को हम अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट के बीच में इंटीग्रल करते हैं। यानी क्या लिखा गया है, जब किसी फलन को लोअर लिमिट तथा अपर लिमिट के बीच समाकलित किया जाता है तब वह निश्चित समाकलन कहलाता है। इसमें यदि परिवर्ती x की निम्नतर लोअर तथा उच्चतर यानी अपर लिमिट a तथा b हैं, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, a to b f'(x) dx, यह हो जाएगा fx। आया हमको मिला यहाँ पे समाकलन के बाद a to b, फिर पहले b लिखेंगे फिर माइनस a लिखेंगे इस तरह से और उसका मान निकालेंगे। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि 0 to π/4 sin x dx का क्या मान होगा। तो sin x का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस x और ये 0 to π/4 है, तो माइनस को देखिए बाहर किया गया, पहले π/4 लिखा गया तो cos π/4 हुआ, फिर माइनस cos 0 हुआ। cos π/4 का मान 1/√2 और cos 0 का -1। यह जब माइनस से मल्टीप्लाई या गुणा होगा तो 1 - 1/√2, सॉल्व करेंगे तो √2 - 1/√2। फिर x² dx का 1 to 2 अगर करते हैं तो इसको हम nx पावर n पावर जो x पावर n+1 अपॉन n+1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा x पावर 2+1 अपॉन 2+1 1 to 2, तो x³ अपॉन 3 लिमिट रखेंगे तो पहले हम 1/3 को बाहर कर लेंगे, 2 का क्यूब 8 हो गया, 1 का क्यूब 1 हुआ, तो ये 8 - 1 यह हो गया 7/3। अब हम शुरू करेंगे एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि हर एक सेकंड में कोई वस्तु है तो हर एक सेकंड में वो समान दूरी चल रही है। जैसे 0 से 1 सेकंड में 20 मीटर 20 मीटर, 2 सेकंड में 40 मीटर, यानी अगले 1 सेकंड में वो 20 मीटर चली, फिर 0 से 3 सेकंड में वो 60 मीटर चली, यानी हर एक सेकंड में उसकी दूरी 20 मीटर बढ़ती जा रही है। नॉन यूनिफॉर्म या असमान गति क्या है कि यदि वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करे तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। यहाँ पे चित्र देखें, यहाँ पे पहले 1 सेकंड में 20 मीटर है, दूसरे 1 सेकंड में 30 मीटर हो गया और अगले 1 सेकंड में 10 मीटर हो गया, यानी कि पहले 1 सेकंड में 20 मीटर चला, 2 सेकंड में 50 मीटर चला और 3 सेकंड में 60 मीटर चला। तो इसमें समान समय अंतराल में असमान दूरी चलना है, तो इसमें वस्तु की जो गति होगी वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति होगी। इसके बाद यह भी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, चाल तथा वेग। चाल एक अदिश राशि है। क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी गतिमान वस्तु की चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को v से, दूरी को s से और समय को t से प्रदर्शित करते हैं, तो ये v = s/t हो गया। ये इसकी SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड -1 होती है। बीमित सूत्र LT-1 होता है जो पहले बताया जा चुका है। तो किसी वस्तु की माध्य या औसत चाल क्या होती है, तो औसत चाल हो जाएगी कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी अगर ΔS है, कुल समय ΔT है, तो ΔS/ΔT और v के ऊपर ये जो लाइन खींची हुई है इसको हम v बार कहेंगे, यानी औसत चाल। तो इस तरह से यह सूत्र जहाँ कुछ न्यूमेरिकल लगाने में प्रयुक्त होंगे उनको बताया गया है। दूसरा क्या है, तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस, इसको हम स्पीड कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है कि किसी क्षण किसी वस्तु की क्या चाल है। तो यदि किसी वस्तु की औसत चाल बहुत छोटे से समय अंतराल यानी ΔT → 0, इसका मतलब कि बहुत छोटे अंतराल के लिए ज्ञात की जाए तो वस्तु की
यह औसत चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब है कि डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए, तो यह हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। अब देखिए यहाँ पे उसी अवकल गणित का उपयोग किया गया है, यानी s को t के सापेक्ष यानी दूरी को समय के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो हमको चाल मिल जाएगा या वेग मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। यहाँ आगे लिख भी दिया गया है कि जहाँ डी एस बाई डी टी एस का टी के सापेक्ष अवकल गुणांक है, लेकिन आपको याद रखना है चाल बराबर दूरी बटा समय, क्योंकि डी एस भी क्या है? दूरी है, और डी टी क्या है? समय है। तो मूल सूत्र नहीं बदलता है। अब वेग क्या है? यह वेक्टर राशि है, यानी वो चाल जिसमें दिशा भी हो तो हम उसको वेग कहेंगे। तो एकांक समय में हुए विस्थापन को हम गतिमान वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक समान वेग होता है, परिवर्ती वेग भी होता है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या पूर्व की तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद औसत वेग को हम उसी तरह से डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वी एवरेज, जैसे अभी हमने ऊपर दिखाया था। यहाँ पे ये जो एरो दिखाया गया इसका मतलब है कि यह क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फिर तात्क्षणिक वेग क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी क्षण डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इस पर किसी गतिमान वस्तु का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो तात्क्षणिक वेग v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसको हम डी एस अपॉन डी टी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी यहाँ पे दिखाया गया है, तात्क्षणिक वेग है। तो इसमें कुछ कंडीशन है इम्पोर्टेंट, इसको देखिए लिखा गया है। किसी वस्तु का वेग यदि धनात्मक है और ऋणात्मक है और जीरो है, तो हो सकता है, यह तीनों हो सकता है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो हो सकता है। ठीक, तो अगर लेकिन चाल क्या होगी? धनात्मक होगी या जीरो होगी, ऋणात्मक चाल नहीं होगी, नो नेगेटिव स्पीड। तो यह तीनों हो सकता है, ध्यान रखेंगे। और इसमें आगे दिया हुआ कि यदि त्वरण समान हो, अगले टॉपिक में हम लोग अगले लेक्चर में त्वरण के बारे में पढ़ेंगे और ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। यह ग्राफ पहले भी पढ़ाया जा चुका है क्लास में, लेकिन यहाँ पे कुछ उससे थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत रूप में रहेगा। तो यदि त्वरण समान हो और वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो, अंतिम वेग v हो, तो उसका औसत वेग v एवरेज u प्लस v अपॉन 2 से भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे और यहाँ तक इसको तैयार कर लेंगे और दिए गए नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लेंगे।